हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए आपकी स्पेशल डिमांड पर लेकर के आई हूँ साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो कि मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान बनाए थे। वही नोट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उनमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड हुए हैं तो वो भी मैंने ऐड ऑन की हैं। तो चलिए फटाफट से मुद्दे की बात पर आते हैं और अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों के एचटेट के एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है तो अपनी प्रिपरेशन को जोरों शोरों पर स्टार्ट कर दीजिए। मैं आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर हिंदी एंड इंग्लिश के डिस्कस करती हूँ और आज मैं आप लोगों की डिमांड पर आप लोगों के लिए एक मनोविज्ञान की क्लास लेकर के आई हूँ जो कि आपके एचटेट के एग्जाम में 30 मार्क्स की आने वाली है। ये क्लास आपके एचटेट के एग्जाम के साथ साथ जो सीटेट का एग्जाम है, यूपी टेट का एग्जाम में जहाँ पर भी बाल विकास आता है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो क्लास को कंप्लीट देखिएगा। अगर जिन लोगों की तैयारी हो चुकी है तो आप लोगों का एक अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा। अगर आप लोगों की अभी तक तैयारी नहीं हुई है तो आपको इतना तो समझ आ ही जाएगा कि मनोविज्ञान को आपको किस तरह से पढ़ना है और आप आराम से कुछ नंबर तो इससे ज़रूर लेकर के जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मनोविज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं, बाल विकास के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें मनोविज्ञान के बारे में पता होना चाहिए कि मनोविज्ञान होता क्या है। जो हम पढ़ते हैं ना, सीडीपी साइकोलॉजी जो हम पढ़ते हैं उसका हमें पता होना चाहिए कि साइकोलॉजी होती क्या है। तो एक हमारे प्राचीन जो एक व्यक्ति हुए थे सुकरात, जिन्होंने 5वीं सदी ईसा पूर्व में मनुष्य को अपने आप के बारे में सोचना चाहिए ऐसा उन्होंने बताया था। किन्होंने बताया था? सुकरात ने बताया था। और सुकरात के शिष्य कौन थे? प्लेटो थे। तो प्लेटो ने भी बताया था कि जो मनुष्य ईश्वर और प्रकृति है उनको अलग नहीं किया जा सकता। जो सुकरात के शिष्य प्लेटो थे उन्होंने बताया कि मनुष्य ईश्वर और प्रकृति को अलग नहीं किया जा सकता। और इसी तरह से मैं आप लोगों के साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं को डिस्कस करूंगी। बाकी आपको पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी तो आप लोग वहां से इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा भी सबसे पहले विचार आया। सबसे पहले विचार क्या आया कि आत्मा ही परमात्मा है। लेकिन एक हमारे पास व्यक्ति आए अरस्तु, जिन्होंने 384 ईस्वी पूर्व और 382 ईस्वी पूर्व उनका टाइम, जो उनका समय पीरियड था वो था। उन्होंने सबसे पहले आत्मा का अध्ययन सबसे पहले शुरू किया। अरस्तु ने सबसे पहले आत्मा का अध्ययन शुरू किया। तो आत्मा का अध्ययन सबसे पहले शुरू किसने किया? अरस्तु ने। ठीक है। मनोविज्ञान शिक्षा का भाग होना चाहिए, इस बात को सबसे पहले किसने बताया था? रूसो ने बताया था। मनोविज्ञान शिक्षा का भाग होना चाहिए, सबसे पहले किसने बताया? रूसो ने बताया। सबसे पहले अरस्तु की एक बुक थी डी अनिमा, उसके अंदर इन्होंने दर्शन शास्त्र के बारे में बताया था और वहीं से ही मनोविज्ञान की शुरुआत हुई थी। तो प्राचीन मनोविज्ञान का जनक है वो किसको माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। प्राचीन मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। कोल्सनिक के अनुसार प्राचीन मनोविज्ञान का जनक प्लेटो को मानते हैं। अगर आपके एग्जाम में आता है कि कोल्सनिक के अनुसार प्राचीन मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाएगा तो इसका आंसर आपका प्लेटो हो जाएगा। अब देखिए, आप लोग देखेंगे कि मनोविज्ञान का विकास किस तरह से हुआ। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ये तो एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था जो मैंने आप लोगों को दिया। मनोविज्ञान का विकास अरस्तु काल से आरंभ हुआ, 16वीं सदी तक चला है। लगभग 2000 वर्षों तक उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। 1590 में, कब फ्रेंड्स? 1590 में रुडोल्फ गोइकले ने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था साइकोलॉजिया। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वही मैं आपको बता रही हूँ। आपको वीडियो को 2 बार सुनना है और इन नोट्स को टेलीग्राम चैनल पर से आपको देख लेना है। आपको अबाउट सेक्शन में लिंक है। 1590 में रुडोल्फ गोइकले ने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था साइकोलॉजिया, जिसमें सबसे पहली बार आत्मा के अध्ययन के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया। आत्मा के अध्ययन के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया। जो साइकोलॉजी है वो 2 जो शब्द होते हैं उनसे मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस, यानी आत्मा का अध्ययन। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों को नोट्स हेल्पफुल हो रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों की भी कुछ हेल्प हो सके। अब आपके पास एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि जो साइकोलॉजी शब्द है वो किस भाषा का शब्द है। तो इस वाले ऑप्शन में ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। आपको लैटिन, ग्रीक, यूनानी तीनों अगर भाषाएं दिया हो तो सबसे पहले आपको किसको टिक करना है? ग्रीक को। साइकोलॉजी शब्द है वो लैटिन, ग्रीक, यूनानी इन तीनों में से सभी का है। ठीक है। लेकिन सबसे पहले अगर लैटिन, ग्रीक, यूनानी इनमें से आप तीनों मिल जाते हैं तो सबसे पहले आपको ग्रीक को टिक करना है। अगर लैटिन मिलता है तो लैटिन को टिक करना है। जो आत्मा का अध्ययन है 4वीं सदी ईस्वी पूर्व से 16वीं सदी तक रहा। इसके प्रस्तुतकर्ता अरस्तु थे। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? आत्मा अरस्तु, ऐसे ए याद करना है आपको। आत्मा का अध्ययन अरस्तु, आत्मा का अध्ययन अरस्तु। इसके जो समर्थक थे जिन्होंने इस विचारधारा का समर्थन किया था वो कौन कौन थे फ्रेंड्स?
प्लेटो, हिप्पोक्रेट्स, रुडोल्फ गोइकले, देकार्ते। प्लेटो, हिप्पोक्रेट्स, रुडोल्फ गोइकले और देकार्ते इसके समर्थक थे। जो देकार्ते थे उन्होंने 1596 ईस्वी से 1650 ईस्वी के बीच में भौतिक विज्ञान प्लस दर्शन शास्त्र को जोड़ दिया, भौतिक विज्ञान और दर्शन शास्त्र को जोड़ दिया, जिसका बाद में क्या हुआ, विरोध हुआ। अब हमारे पास क्वेश्चन आने लगा कि आत्मा क्या है, आत्मा कैसी है, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा कहाँ है, किसने देखा है आत्मा को। तो ये सभी क्वेश्चन लोगों के मन में आने लगे। ये क्वेश्चन जब लोगों के मन में आए तो इस विचारधारा का क्या हुआ, विरोध हुआ। विरोध होने के साथ ही एक हमारे पास अलग से विचारधारा निकल करके आई, जो कि आई हमारी मन मस्तिष्क का विज्ञान। जो साइकोलॉजी है उसको मन मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। ऐसा कब हुआ, 17वीं सदी में हुआ। इसके जो प्रस्तुतकर्ता थे वो पोम्पोनोजी थे। आपको किस तरह से याद करना है, मन, मन यानी एक तरह से आप क्या बोलो, दिल, दिल यानी हार्ट, हार्ट क्या करता है भाई, ब्लड की पंपिंग करता है ना, ब्लड को पंप करता है। तो जो मन है, मन का जो, इससे आप चीज़ों को मतलब इस तरह से ट्रिक बना के चीज़ों को आराम से आप लंबे समय तक याद रख सकते हो। तो मन है, उसका जो विचारधारा है उसके प्रस्तुतकर्ता पोम्पोनोजी थे, जो कहाँ से थे, इटली से थे। इसके समर्थक और कौन कौन थे, होक्स, लोक, कांट और स्पिनोजा इसके क्या थे, समर्थक थे। जॉन लोक ने एक जो कोटेशन है वो दी थी कि माइंड ऑफ ए चाइल्ड इज टेबुला रोशा, ब्लैंक स्टेट। टेबुला रोशा का मतलब क्या होता है, ब्लैंक स्टेट। ऐसा किसने कहा था, जॉन लोक ने कहा था। तो ये डेफिनेशन भी आपको याद रखनी है, कई बार सीधा यहीं से क्वेश्चन आ जाता है। माइंड ऑफ ए चाइल्ड इज ए टेबुला रोशा, ऐसा किसने कहा, जॉन लोक ने कहा। कैसे, किसने कहा, जॉन लोक ने कहा। और टेबुला रोशा का मीन्स क्या होता है, ब्लैंक स्टेट। अब भाई मन व मस्तिष्क में क्या अंतर है। लोगों ने मन के अध्ययन को मनोविज्ञान मानना शुरू कर दिया, लेकिन अब फिर से सवाल खड़े होने लगे, मन क्या है, मन कितने तरह के हैं, एक अंदर का मन होता है, एक बाहर का मन होता है, आंतरिक मन, बाह्य मन। तो इस तरह से ऐसे सवाल भी खड़े होने लगे। 19वीं सदी के मध्यकाल तक आते आते यह अध्ययन भी मानना क्या हो गया भाई, बंद हो गया। जो मन का अध्ययन था उसको भी मानना बंद कर दिया गया। अब फ्रेंड आगे क्या हुआ, आगे देखिए, फिर किसका अध्ययन आता है, चेतना का विज्ञान। जो थर्ड थिंग हमारे पास आती है वो क्या आती है, चेतना का विज्ञान। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे कम समय तक कौन सा जो विज्ञान है वो प्रचलित रहा था। तो सबसे कम समय तक चेतना का विज्ञान ही प्रचलित रहा था। 19वीं सदी में आया था। प्रस्तुतकर्ता चेतना के विज्ञान का विलियम जेम्स और विलियम वुंट। विलियम जेम्स और विलियम वुंट को प्रस्तुतकर्ता माना जाता है चेतना के विज्ञान का। चेतना ही जीवन है और जीवन ही चेतना है। इन्होंने क्या बताया कि चेतना ही जीवन है और जीवन ही चेतना है। इनका जो समर्थन है वो किसने किया, विलियम टिचनर ने, जेम्स सली ने, चैडविक ने और विलियम वाइट्स। विलियम टिचनर, जेम्स सली, चैडविक और विलियम वाइट्स, इन सब लोगों ने इसका क्या किया था, समर्थन किया था। अब हमारे पास क्या है, विलियम वुंट आया है जिन्होंने चेतना का अध्ययन बताया था, मनोविज्ञान को। तो विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की। विलियम वुंट का ये आपको इंपॉर्टेंट है, विशेष करके आपको याद रखना है कि सबसे मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किन्होंने स्थापित की थी, विलियम वुंट ने स्थापित की थी। 1879 में की थी, 1879 में की थी। 1879 में कहाँ पर की थी, जर्मनी लिप्जिग में की थी। जर्मनी लिप्जिग में की थी, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक सबसे पहले किसको माना जाएगा, विलियम वुंट को। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो एचटेट का एग्जाम होता है उनमें यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट। विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की, जो कि जर्मनी के लिप्जिग में की, 1879 में की, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में की। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। देन इसके बाद विलियम जेम्स थे, उन्होंने मनोविज्ञान के लिए अलग पुस्तक लिखना शुरू किया, अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक। अगर आपसे पूछा जाए कि अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जनक कौन है, विलियम जेम्स हैं। इन्होंने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान की विषय वस्तु को स्वतंत्र करते हुए एक स्वतंत्र पुस्तक लिखी, जिसका नाम क्या था, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है, ऐसे क्वेश्चन भी एचटेट में पूछे जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स की पुस्तक है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसको कहा जाता है, विलियम जेम्स को। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है। द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो पुस्तक लिखी थी वो 1890 में लिखी थी, 1890 में लिखी थी। फ्रेंड्स, चेतना का विज्ञान अभिप्राय की समाप्ति हो गई अब, ठीक है। तो अब उसके पास बाद क्या आया, तो चेतना के विज्ञान के अभिप्राय की जब समाप्ति कर रहे थे उस टाइम पे विलियम मैकडूगल आए। विलियम मैकडूगल ने एक पुस्तक लिखी, द आउटलाइन साइकोलॉजी। ये भी आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
विलियम मैकडूगल ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द आउटलाइन साइकोलॉजी, द आउटलाइन साइकोलॉजी। जबकि जो विलियम जेम्स थे उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। द आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक लिखी, किन्होंने लिखी? विलियम मैकडूगल ने लिखी। और उस पुस्तक में उन्होंने क्या लिखा कि मैं साइकोलॉजी का दुर्भाग्य मानता हूँ कि लोग इसे चेतना के रूप में परिभाषित करते हैं। यानी उन्होंने इस विचार की बहुत ज़्यादा निंदा की कि जो मनोविज्ञान है उसको चेतना का विज्ञान कहा जा रहा है, ये बात बिल्कुल सरासर से गलत है। 1900 ईस्वी में सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत आया, मनोविश्लेषण का सिद्धांत। ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्रायड ने दिया। मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्रायड ने दिया। सिगमंड फ्रायड ने एक बर्फ के टुकड़े से जो चेतना है उसकी कंपैरिजन किया था बर्फ के टुकड़े से। तो आपको याद रखना है किससे बर्फ के टुकड़े से कंपैरिजन किसने किया था? सिगमंड फ्रायड ने किया था। ठीक है, चेतन, अचेतन और अचेतन जो मन थे वो उन्होंने बताए थे। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्या हुआ। आप लोगों ने इतना देख लिया, वीडियो को आप लोग 2 बार देख लीजिए और मैं आप लोगों को थोड़ा सा जल्दी फास्ट ही करवाऊंगी ताकि आप लोगों का भी टाइम बच सके। और जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी, लेकिन आपको वीडियो को 2 बार सुन लेना है, आपको चीज़ें दिमाग में एज इट इज़ सेट हो जाएंगी। और एक बार आप लोग नोट्स को देख लीजिए, मैं ज़्यादा तो नहीं बताती लेकिन आज की वीडियो से आपके 5-7 नंबर तो आराम से आ जाएंगे। व्यवहार का अध्ययन, उसके बाद क्या है भाई? चेतना के बाद से चेतना का विरोध लोगों ने स्टार्ट कर दिया, तो उसके बाद आया व्यवहार का अध्ययन, विज्ञान। ठीक है, 20वीं सदी के प्रारंभ से आज तक इस मनोविज्ञान को क्या माना जा रहा है? व्यवहार का अध्ययन। और इसको प्रस्तुतकर्ता कौन थे? जेबी वाटसन। जेबी वाटसन जो कहाँ के थे? अमेरिका के थे। जेबी वाटसन अमेरिका के थे, व्यवहार के अध्ययन को लेकर के आए। व्यवहारवाद के जनक पूछेगा, जेबी वाटसन। व्यवहारवाद के जनक जेबी वाटसन। इसके समर्थक कौन कौन थे? पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, हॉल, कोल्सनिक, वुडवर्थ, विलियम मैकडूगल इसके समर्थक थे। जो अब आगे पढ़ते हैं, पावलोव के बारे में पढ़ते हैं, स्किनर के बारे में भी, थॉर्नडाइक के बारे में भी, तो ये सब इसी के क्या थे? समर्थक थे। तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। 20वीं सदी का चमकता सितारा मनोवैज्ञानिक जेबी वाटसन को कहा जाता है। ये बहुत ही फेमस कोटेशन है, आपको याद रखनी है, एज इट इज आपको पेपर में देखने को मिलेगी कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। ऐसा किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? तो ऐसा किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? जेबी वाटसन ने कहा था, जेबी वाटसन में। और 20वीं सदी का चमकता सितारा मनोवैज्ञानिक जेबी वाटसन को ही कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब जो ये अवधारणा है कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, ये बिल्कुल मतलब जब आप लोग टीचिंग मेथडोलॉजी पढ़ोगे ना तो बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन ऐसा उन्होंने कहा था, किन्होंने कहा था? जेबी वाटसन ने। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब फ्रेंड देखिए, इन शॉर्ट बताती हूँ कि आपने क्या देखा कि सबसे पहले जो मनोविज्ञान था उसको आत्मा का अध्ययन माना गया, आत्मा के बाद उसको चेतना का अध्ययन मन का अध्ययन माना गया, मन के बाद चेतना और चेतना के बाद व्यवहार का। तो आपसे ये क्रम भी पूछा जा सकता है। मनोविज्ञान के जो अर्थयात्रा की जो परिभाषा है, वुडवर्थ ने किस तरह से अर्थयात्रा की परिभाषा दी है कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का, सबसे पहले भाई उसने अपनी आत्मा छोड़ी, उसके बाद उसने मन छोड़ा, फिर उसने चेतना छोड़ी और अब व्यवहार के स्वरूप को अपनाता है। तो आपको इन चीज़ों को याद रखना है कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा का, उसके बाद मन का, देन उसके बाद चेतना का और अब व्यवहार के स्वरूप को मनोविज्ञान अपनाए हुए है। फ्रेंड्स, मनोविज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जहां से एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, तो हम उनको भी देखते हैं। वर्तमान समय में व्यवहार का अध्ययन है, ये चीज़ क्लियर है। वाटसन ने मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक अध्ययन है। वाटसन ने क्या कहा? मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक अध्ययन है। वुडवर्थ ने मनोविज्ञान सामाजिक वातावरण में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन है। वुडवर्थ ने इसकी डेफिनेशन क्या दी है कि जो मनोविज्ञान है वो सामाजिक वातावरण में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन है। बोरिंग ने क्या बताया है? जब देखना ऐसे याद करना, बोरिंग ने प्रकृति को ही बोरिंग बता दिया। इस तरह से चीज़ों को आप लोग रिलेट करके, ट्रिक निकाल करके याद करोगे तो आप लोग जब ऑप्शन देखोगे तो आपका आंसर 100% सही होगा। बोरिंग, मनोविज्ञान मानव प्रकृति का विज्ञान है। बोरिंग ने क्या बताया कि मनोविज्ञान जो है मानव प्रकृति का विज्ञान है। मैकडूगल ने मानव व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान है। मैकडूगल ने भाई क्या बात की है? व्यवहार और आचरण के यथार्थ की बात की है। मनोविज्ञान व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान है। अब मैंने आप लोगों को बताया कि हमने साइकोलॉजी देख ली, अब फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्योंकि हम तो शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी थॉर्नडाइक को कहा जाता है। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी थॉर्नडाइक को कहा जाता है। मर्फी ने क्या डेफिनेशन दी है? मनोविज्ञान जीवित प्राणियों का वातावरण के साथ होने वाले व्यवहार का अध्ययन है। ऐसा किसने बताया है? मर्फी ने बताया है। अब भाई शिक्षा प्लस मनोविज्ञान, 6+ शिक्षा, सीखने सिखाने की क्रिया, इतना डिटेल में आप लोग मत देखिए कि शिक्षा का अर्थ परिमार्जित या प्रकाशित करने की प्रक्रिया होता है। ठीक है,
अब देखिए, व्यवहार में विकास या परिमार्जन लाने की जो प्रक्रिया है उसी को हम क्या कहेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान कहेंगे। शिक्षा की परिभाषाएं अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, अलग अलग जो व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने अलग अलग दी है। अरस्तु के अकॉर्डिंग शिक्षा क्या है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा का काम है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा का काम है। प्लेटो ने क्या बताया कि शिक्षा व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक परिवर्तन लाती है। गांधी जी ने बताया कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय मनुष्य के शरीर, आत्मा तथा मस्तिष्क का सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास की बात कौन करते हैं, गांधी जी। सर अगर ऐसी इस तरह से कोटेशन आती है तो आप लोग गांधी जी को टिक कर देना। पेस्टोलॉजी ने क्या बताया कि शिक्षा बालक की आंतरिक अभियोग्यताओं का स्वाभाविक एवं समरस प्रगतिशील विकास करती है। पेस्टोलॉजी आंतरिक अभियोग्यताओं के स्वाभाविक समरस प्रगतिशील विकास की बात करते हैं। फ्रोबेल ने शिक्षक बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देती है। आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देती है, ऐसा किसने कहा, फ्रोबेल ने। एक फ्रेंड्स, आप लोग आगे पढ़ोगे किंडरगार्टन मेथड। जो किंडरगार्टन मेथड है उसके जनक भी कौन है, फ्रोबेल हैं। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, एग्जाम में सीधा इसी तरह से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग मेरी डेली लाइफ से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल है, उसका भी आपको अबाउट सेक्शन में लिंक है, स्टडी जर्नी व्लॉग्स, जहाँ पर मैं आपके साथ अपने डेली लाइफ के बारे में आपको बताती हूँ। मैं गांव में रहते हुए किस तरह से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रही हूँ वो सब चीज़ें आपको दिखाती हूँ। तो आप लोग उस चैनल पर भी ज्वाइन हो जाइए, उस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। जॉन लॉक ने क्या बताया कि जिस प्रकार से फसल के लिए कृषि होती है उसी प्रकार बालक के लिए शिक्षा होती है। फसल के लिए कृषि, बालक के लिए शिक्षा, ऐसा किसने बताया है, जॉन लॉक ने बताया है। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा बालक की पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करती है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार जो बालक में पूर्व निहित पूर्णता होती है उसी को अभिव्यक्त करती है। अब देखिए फ्रेंड्स, मनोविज्ञान की कुछ शाखाएं आ जाती हैं। मनोविज्ञान बहुत ही बड़ा जो सब्जेक्ट है वो है, लेकिन उसकी कुछ शाखाएं हैं जो इम्पोर्टेंट शाखाएं हैं वो हम आप आगे देखते हैं। बाल मनोविज्ञान, जिसके अंदर बालक के व्यवहार विकास की जिक्र होता है, उसको बाल मनोविज्ञान कहते हैं। सामान्य मनोविज्ञान, सामान्य परिस्थितियों में होने वाले व्यवहार के अध्ययन को सामान्य मनोविज्ञान कहते हैं। असामान्य, जहाँ पर असामान्य व्यवहार की बात की जाए, जैसे कि कोई मानसिक रोगी हो, असामाजिक गलत व्यवहार हो रहा है, इस तरह की जो बातें हम पढ़ेंगे वो असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत आएगी। समाज मनोविज्ञान, सामाजिक परिस्थितियों में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन समाज मनोविज्ञान कहलाता है। मानव विज्ञान, मानव मनोविज्ञान, मानवीय दृष्टिकोण से होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन ही मानव विज्ञान कहलाता है। शिक्षा मनोविज्ञान, जिसके अंदर हम बालक के शैक्षिक परिवर्तनों से संबंधित शिक्षण अधिगम की बात करते हैं, शिक्षण अधिगम के व्यवहार को दर्शाया जाता है, उसको शिक्षा मनोविज्ञान। तो ये सब कुछ डेफिनेशन है, आप इनको अच्छे से देख लेना। किशोर मनोविज्ञान, जिसके अंदर किशोर अवस्था की बात होगी, ठीक है। किशोर अवस्था से सबसे जो मेनली जो इसमें काम किया था वो स्टेनली हॉल ने किया था, इसको आपको याद रखना है। किशोर अवस्था की एज 12 से 19 वर्ष होती है। प्रौढ़ मनोविज्ञान, जिसके अंदर प्रौढ़ों के बारे में, अपराध, जिसके अंदर अपराधी के व्यवहार को हम किस तरह से परिवर्तन कर सकते हैं। औद्योगिक, जिसके अंदर उद्योग के मालिक से लेकर कर्मचारी के बीच के व्यवहार को दर्शाया जाता है, वो क्या होता है हमारा औद्योगिक मनोविज्ञान। व्यक्तिगत मनोविज्ञान, जहाँ पर व्यक्ति में पाई जाने वाली भिन्नताओं के अध्ययन का वर्णन हो, व्यक्तिक मनोविज्ञान। पशु मनोविज्ञान, जहाँ पर पशुओं के व्यवहार का अध्ययन हो, वो पशुओं के व्यवहार को समझाने का प्रयास किया जाता है। परामनोविज्ञान, जहाँ पर घटना, दुर्घटना एवं व्यवहार का पूर्वाभास होना, तो वो क्या होता है हमारा प्रोमनोविज्ञान। मनोविज्ञान के कुछ संप्रदाय हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको इनको अच्छे से देखना है। संरचनावादी संप्रदाय, संरचनावादी संप्रदाय के जनक कौन थे, विलियम वुंट। आपको याद रखना है कि संरचनावादी संप्रदाय के जनक कौन है, विलियम वुंट। 1879 में विलियम वुंट ने क्या की थी, लिप्जिग में, जर्मनी में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित करने का श्रेय भी किसको जाता है, विलियम वुंट को जाता है। तो संरचनावादी संप्रदाय क्या बताती है भाई, इस विचारधारा के अनुसार प्राणी में छोटे छोटे परतें मिलकर एक संगठित प्रकार की संरचनावादी यानी संगठित करके संरचना करते हैं, वही संरचनावादी संप्रदाय होता है। इस संप्रदाय का विकास वुंट के शिष्य टिचनर ने किया तथा एडवर्ड ने किया। तो इसका विकास किसने किया, टिचनर और एडवर्ड ने, ठीक है। आपको इनका याद रखना है कि जो संरचनावादी संप्रदाय थी वो विलियम वुंट ने स्थापित की थी, जबकि जो उसका प्रचार प्रसार था वो उसके शिष्य टिचनर और एडवर्ड ने किया था। नेक्स्ट संप्रदाय आ जाता है प्रकार्यवाद संप्रदाय।
प्रकार्यवाद संप्रदाय, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक, जो बुक लिखी थी, किसने लिखी थी? विलियम जेम्स ने। हमें अभी देखा था। तो विलियम जेम्स ने प्रकार्यवाद संप्रदाय के बारे में बताया। कार्य के साथ व्यवहार को व्यवस्थित करना एवं अधिगम संबंधित व्यवहारों को देखना, ये क्या कहलाता है? प्रकार्यवाद संप्रदाय कहलाता है। यानी यहाँ पर व्यवहार की बात हो रही है, ठीक है, व्यवहार को व्यवस्थित किया जाता है, वही क्या होता है? प्रकार्यवाद संप्रदाय होता है। इस संप्रदाय का विकास एवं विशेष लाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? जॉन डीवी को। जॉन डीवी को प्रकार्यवाद संप्रदाय का श्रेय किसको जाता है? जॉन डीवी को जाता है। विलियम जेम्स और जॉन डीवी किससे संबंधित है? प्रकार्यवाद संप्रदाय से। नेक्स्ट आ जाता है मनोविश्लेषणवाद। ये तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय का जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड है, जिन्होंने क्या दिया है? मनोलैंगिक सिद्धांत दिया है, जो कहाँ से हैं? वीना, ऑस्ट्रेलिया से हैं। 1900 ईस्वी में इन्होंने क्या बताया? चेतन, अचेतन और अचेतन, जिसकी इन्होंने किससे तुलना की है? इदम, अहम और पराहम। इस सब के बारे में हम जब मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं तब इन सब के बारे में, इदम, अहम, पराहम, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। इस संप्रदाय को अधिक विकसित करने का श्रेय उनके शिष्य जुंग एवं पुत्री अन्ना फ्रायड को भी जाता है। नेक्स्ट आ जाता है व्यवहारवाद संप्रदाय, जो जिसका श्रेय किसको जाता है? जेबी वाटसन। व्यवहारवाद संप्रदाय जेबी वाटसन को जाता है। व्यक्ति का व्यवहार सदैव सकारात्मक होता है, आवश्यकता अनुसार इसमें परिस्थिति के आधार पर परिवर्तन लाया जा सकता है, यह आज भी प्रचलित है। ओके, समर्थन किसने किया था? इवान पेट्रोविच, पावलोव, सीएल हल, थॉर्नडाइक, स्किनर, इन सभी ने इस संप्रदाय का क्या किया था? समर्थन किया था। नेक्स्ट आ जाता है गेस्टाल्टवाद का संप्रदाय। गेस्टाल्टवाद आपको याद रखना है, मैक्स वर्दिमर। मैक्स वर्दिमर कहाँ से थे? जर्मनी से थे। 1911-12 में गेस्टाल्टवाद संप्रदाय आया था, मैक्स वर्दिमर ने दिया था, ठीक है। और जो गेस्टाल्ट शब्द जो होता है, गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ होता है समग्र या पूर्णांकर, समग्र या पूर्णांकर, ठीक है। तो आपको इन चीजों को ध्यान रखना है। वर्दिमर ने इस संप्रदाय को देते समय इस बात का खंडन किया था कि प्राणी प्रयास या त्रुटि से सीखता है। इसी विचारधारा के अनुसार कोई कार्य सीखना सूझ के अंतर्दृष्टि पर निर्भर करता है। फ्रेंड्स, जो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था प्रयास या त्रुटि का, उसका इन्होंने गेस्टाल्टवादियों ने उसका विरोध किया था। मैक्स वर्दिमर ने क्या बताया था कि जो इंसान है, जो प्राणी है, वो किससे सीखता है? सूझ एवं अंतर्दृष्टि पर। उसका जो सीखना है वो उसके सूझ और अंतर्दृष्टि पर निर्भर करता है, उसकी सूझ और अंतर्दृष्टि पर निर्भर करता है। नेक्स्ट हमारे पास एक बार इसको भी देख लेना। सबसे पहले क्या आता है? पूर्व ज्ञान, फिर उससे सूझ उत्पन्न होगी, सूझ से नया अनुभव आएगा और नए अनुभव से जो मनुष्य है, जो प्राणी है, वो सीख जाएगा। अमेरिकी विद्वान कोहलर ने प्रयोग किया था इसके ऊपर। कुर्ट कोपका, कुर्टलेविन, आल्पोर्ट, इन सभी लोगों ने इसका समर्थन किया था। किसका? गेस्टाल्टवाद का समर्थन किसने किया था? कोहलर, कुर्ट कोपका, कुर्टलेविन, आल्पोर्ट, इन सभी ने समर्थन किया था। जबकि सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स वर्दिमर ने ये सिद्धांत दिया था। आगे देखिए साहचर्यवाद संप्रदाय। साहचर्य संप्रदाय जो है हमारा, उसका किसने दिया था? जॉन लॉक ने, जो कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। कोई भी बालक जन्म के समय जिस वातावरण के संपर्क में आता है वो साहचर्य के कारण वैसे ही अपने व्यवहार को बना लेता है। जॉन लॉक के पीछे डेफिनेशन भी आई थी ना, तो वही आपको याद रखनी है। तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसको जैसा चाहूँ वैसा बना सकता हूँ। बालक का जो दिमाग है वो खाली कागज के समान होता है। इस तरह से जो तुलना की है वो किसने की है? जॉन लॉक ने की है। नेक्स्ट संप्रदाय आ जाता है प्रेरकीय या प्रयोजनवादी संप्रदाय, जिसके जो जनक है वो विलियम मैकडूगल हैं। मैकडूगल के अनुसार आचरण में व्यवहार ही प्रेरक प्रयोजन को वर्णित है तथा यह संप्रदाय चेतना का विरोधी है। तो प्रेरक या प्रयोजनवादी जो संप्रदाय है वो चेतना का क्या है भाई? विरोधी है। नेक्स्ट देखिए रचनावाद संप्रदाय। बच्चे को एक्टिव रखें, शिक्षक फैसिलिटेटर की तरह काम करे, सुविधादाता हो, ठीक है। पियाजे और वाइगोत्स्की ने इसका समर्थन किया था, रचनावाद संप्रदाय का। नेक्स्ट आता है मानवतावाद। मानवतावाद के कार्ल रोजर्स और ओस्लो। आगे संज्ञानवाद, संज्ञान, ये बस यहीं तक हमारे क्या है जो संप्रदाय थे वो फिनिश होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी कोशिश थी जो मैंने आप लोगों के लिए की है। अगर आप लोगों को ये मेरी क्लास अच्छी लगी है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मेरे जो और नोट्स बने हुए हैं अधिगम से रिलेटेड, जीन पियाजे, जो भी बाकी नोट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ डे टू डे शेयर करती रहूँगी। लगभग मेरी जो वीडियो आएंगी वो आधे घंटे की ही आएंगी, लेकिन आप लोगों के साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैं शेयर कर दूँगी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड फ्रेंड्स, आप लोग जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, उनका भी भला होगा और मैं भी इससे मोटिवेट होंगी, ताकि आप लोगों के लिए आगे नई नई चीज़ें मैं लेके आती रहूँ। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक किए बगैर नहीं जाइएगा। आप लोगों ने नोट्स देख लिए होंगे कि किस तरह से प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं, तो यही नोट्स आप लोगों के साथ आगे शेयर किए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।